हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 1 जनरल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइकोलॉजी के शुरुआती स्कूल्स के बारे में लिखना है जिन्होंने इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन रखी। हर स्कूल के थिंकर्स, उनकी अप्रोच और उनका कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गस्टाल्ट और साइकोएनालिसिस जैसे स्कूल्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी एक दिन में डेवलप नहीं हुई, बल्कि अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से इवॉल्व हुई। हर स्कूल ने अलग नजरिया दिया कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को कैसे समझा जाए। विल्हेल्म वंट, विलियम जेम्स और फ्रॉइड जैसे थिंकर्स ने इस सब्जेक्ट की बुनियाद रखी। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गस्टाल्ट और साइकोएनालिसिस के बारे में। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरलिज्म। विल्हेल्म वंट और एडवर्ड टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप किया। फोकस था माइंड को तोड़कर उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स समझना, जैसे सेंसेशन, फीलिंग और इमेजेस। मेथड था इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें लोग अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते थे। कंट्रीब्यूशन। साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस बनाने में हेल्प की, लेकिन सब्जेक्टिविटी के लिए क्रिटिसाइज भी हुआ। एग्जाम्पल, अगर किसी को एक फ्लावर दिखाया जाए तो उसके रंग, शेप और फीलिंग को डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच होगा। 2. फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स ने इस स्कूल को पॉपुलर बनाया। फोकस था माइंड के फंक्शंस और पर्पस पर, मतलब माइंड हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है। कंट्रीब्यूशन। एप्लाइड साइकोलॉजी जैसे एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को डेवलप किया। एग्जाम्पल, एक फंक्शनलिस्ट यह स्टडी करेगा कि डिसीजन मेकिंग डेली लाइफ में हमें कैसे मदद करती है। 3. बिहेवियरिज्म। जॉन बी वॉटसन ने इसको स्टार्ट किया और BF स्किनर ने एक्सपेंड किया। फोकस था सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। माइंड को एक ब्लैक बॉक्स माना गया। कंट्रीब्यूशन। लर्निंग थियरीज और बिहेवियर मॉडिफिकेशन डेवलप हुए, एजुकेशन और थेरेपी में उस हुआ। एग्जाम्पल, पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर का रिइंफोर्समेंट एक्सपेरिमेंट इसके एग्जाम्पल है। 4. गस्टाल्ट साइकोलॉजी। जर्मनी में मैक्स वर्टहाइमर, कोहलर और कॉफका ने इसको डेवलप किया। गस्टाल्ट का मतलब होता है होल। उनका कहना था कि माइंड चीजों को एक कंप्लीट पैटर्न के रूप में देखता है। कंट्रीब्यूशन। परसेप्शन और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसका बड़ा रोल रहा। एग्जाम्पल, डॉटेड सर्कल देखने पर हमें वो एक कंप्लीट सर्कल लगता है, अलग डॉट्स नहीं। 5. साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस डेवलप किया। फोकस था अनकॉन्शियस माइंड, इंस्टिंक्ट्स और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर। मेथड्स, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन। कंट्रीब्यूशन। क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी में इसका डीप इम्पैक्ट रहा, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज भी हुआ। एग्जाम्पल, फ्रॉइडियन स्लिप को फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस डिजायर्स का नतीजा बताया। कंक्लूजन। तो ओवरऑल शुरुआती स्कूल्स ने साइकोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया। स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड के स्ट्रक्चर को समझाया, फंक्शनलिज्म ने उसके फंक्शंस पर फोकस किया, बिहेवियरिज्म ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को हाईलाइट किया, गस्टाल्ट ने होलिस्टिक परसेप्शन को एक्सप्लेन किया और साइकोएनालिसिस ने अनकॉन्शियस माइंड पर एम्फेसिस दिया। हर स्कूल की अपनी लिमिटेशंस थी, पर इन्होंने मिलकर साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain the determinants of attention. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अटेंशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी हम कुछ चीजों पर ध्यान क्यों देते हैं और कुछ को इग्नोर कर देते हैं। हमें दोनों एक्सटर्नल स्टिम्युलस के फीचर्स और इंटरनल इंडिविजुअल के अंदर के फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सिर्फ सिलेक्टेड चीजों पर ध्यान देते हैं और बाकी को इग्नोर करते हैं। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो लर्निंग और डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया है कि अटेंशन के कुछ एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स जो स्टिम्युलस की प्रॉपर्टीज है और कुछ इंटरनल डिटर्मिनेंट्स जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं मिलकर हमारी फोकस डिसाइड करते हैं। मेन बॉडी। एक, एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो स्टिम्युलस के नेचर के वजह से अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्टिम्युलस। तेज आवाज, ब्राइट लाइट या स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारी अटेंशन ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फायर अलार्म की लाउड साउंड। साइज और कॉन्ट्रास्ट। बड़ी साइज की चीज या जो अपने बैकग्राउंड से अलग हो वो जल्दी नोटिस होती है, जैसे एक बड़े बिलबोर्ड का पोस्टर। रेपिटेशन और नोवेल्टी। बार बार रिपीट होने वाली चीज या कोई नई अजीब चीज ध्यान खींच लेती है। एग्जाम्पल, टीवी पर रिपीट होता एड। मूवमेंट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे उड़ता हुआ पतंग या चलती गाड़ी ज्यादा ध्यान खींचती है कंपेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्टिम्युलस। लाइट का अचानक बैंड होना या शोर शराबे में अचानक साइलेंस आ जाना तुरंत अटेंशन अट्रैक्ट करता है। 2. इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। मोटिव्स और इंटरेस्ट्स। हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी नीड या डिजायर से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल, भूखा इंसान फूड स्टॉल्स पर ध्यान देगा। इमोशंस और मूड। अगर इंसान इमोशनल स्टेट में हो तो उसकी अटेंशन भी उसी तरफ होती है। जैसे टेंशन में इंसान सिर्फ थ्रेट को नोटिस करेगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले की नॉलेज और एक्सपीरियंस से भी अटेंशन डिसाइड होती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट के छोटे सिम्टम्स को भी पकड़ लेता है। हैबिट और ट्रेनिंग। प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप होती है। एग्जाम्पल, म्यूजिशियन एक स्पेसिफिक नोट पर ध्यान दे सकता है। मेंटल सेट और एक्सपेक्टेशंस। अगर हम किसी चीज की उम्मीद कर रहे हो तो हमारा ध्यान उसी तरफ होता है, जैसे भीड़ में अपने दोस्त को देखना। 3. सिलेक्टिव अटेंशन की रोल। फिल्टर मैकेनिज्म। सिलेक्टिव अटेंशन एक फिल्टर की तरह काम करती है जो सिर्फ रेलेवेंट स्टिम्युलाई को पास होने देती है। कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। नॉइजी एनवायरनमेंट में भी अगर अपना नाम सुनाई दे तो तुरंत ध्यान उधर चला जाता है। 4. एप्लीकेशंस ऑफ अटेंशन डिटर्मिनेंट्स। एजुकेशन। टीचर्स टोन चेंज करके, विजुअल्स यूज करके स्टूडेंट्स का अटेंशन बनाए रखते हैं। एडवर्टाइजिंग। एड्स में रेपिटेशन, ब्राइटनेस और नोवेल्टी यूज होता है ताकि अटेंशन माइल। डेली लाइफ। ड्राइविंग, स्टडी और काम में फोकस मेंटेन करना पॉसिबल होता है जब हम इन डिटर्मिनेंट्स को समझते हैं। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सटर्नल स्टिम्युलस प्रॉपर्टीज और इंटरनल इंडिविजुअल फैक्टर्स दोनों पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इंटेंसिटी और नोवेल्टी और इंटरनल फैक्टर्स जैसे नीड्स और इमोशंस मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा फोकस कहाँ होगा। इन्हें समझने से लर्निंग और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the theories of color vision. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कलर विजन की थियरीज समझने हैं, यानी इंसान रंगों को कैसे देख पाता है। हमें ट्राइक्रोमैटिक थियरी, ओपोनेंट प्रोसेस थियरी और दोनों का मॉडर्न इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कलर विजन इंसान की परसेप्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये हमें चीजों को अलग अलग पहचानने और अपने एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट्स और फिजियोलॉजिस्ट्स ने स्टडी किया है कि आंख और दिमाग कैसे मिलकर रंगों को परसीव करते हैं। दो बड़ी थियरीज ट्राइक्रोमैटिक थियरी और ओपोनेंट प्रोसेस थियरी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। आज हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि मॉडर्न साइंस का क्या कहना है। मेन बॉडी। 1. ट्राइक्रोमैटिक थियरी, यंग हेल्महोल्ट्ज थियरी। थॉमस यंग ने 1802 में ये थियरी दी और हेल्महोल्ट्ज ने इसे एक्सपेंड किया। थियरी के हिसाब से रेटिना में 3 टाइप के कोन सेल्स होते हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब ये कोन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक्टिवेट होते हैं तो दिमाग अलग अलग कलर्स परसीव करता है। एग्जाम्पल, अगर रेड और ग्रीन कोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो हमें येलो दिखाई देता है। अगर तीनों कोन्स इक्वल एक्टिवेट हो जाएं तो व्हाइट दिखाई देता है। स्ट्रेंथ्स। यह थियरी कलर मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है। इसी वजह से टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन्स RGB कलर्स यूज करते हैं। रेटिना में 3 टाइप्स के कन्स का बायोलॉजिकल प्रूफ भी है। लिमिटेशंस। आफ्टर इमेज को एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे रेड को देखने के बाद ग्रीन दिखना।
कलर ब्लाइंडनेस के कुछ केसेस को भी ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। 2. ओपोनेंट प्रोसेस थियरी, एवाल्ड हरिंग, 1878। हरिंग ने कहा कि कलर विजन ओपोनेंट पेयर्स के बेसिस पर काम करती है। रेड वर्सेस ग्रीन, ब्लू वर्सेस येलो, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। एक पेयर में एक कलर एक्टिव होते हैं, दूसरा सप्रेस हो जाता है। इसी वजह से हम रेडिश ग्रीन जैसा कलर कभी नहीं देखते। एग्जाम्पल, अगर आप रेड कलर को कंटिन्यूअसली देखते हैं और फिर व्हाइट सरफेस को देखते हैं तो ग्रीन आफ्टर इमेज दिखाई देता है। स्ट्रेंथ्स, आफ्टर इमेज और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एक्सप्लेन करता है। कलर ब्लाइंडनेस के कुछ केसेस को भी अच्छी तरह समझाता है। लिमिटेशंस, रेटिना के कंस की एग्जैक्ट बायोलॉजिकल वर्किंग को डिटेल में नहीं बताता। 3. इंटीग्रेशन ऑफ थियरीज, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। मॉडर्न साइंस कहता है कि दोनों थियरीज सही है पर अलग अलग लेवल पर। ट्राइक्रोमैटिक थियरी रेटिनल लेवल पर काम करती है। ओपोनेंट प्रोसेस थियरी न्यूरल प्रोसेसिंग लेवल पर काम करती है। एग्जाम्पल, रेटिना के कोन्स आरजीबी लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ओपोनेंट चैनल्स रेड ग्रीन ब्लू येलो में प्रोसेस करता है। 4. एप्लीकेशंस एंड रेलेवेंस। इन थियरीज का यूज टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन और कैमरा के डिजाइन में होता है। कलर ब्लाइंडनेस डायग्नोज करने और टेस्ट बनाने, जैसे इशिहारा टेस्ट, में हेल्पफुल है। एडवर्टाइजिंग और डिजाइन फील्ड में भी कलर्स का ह्यूमन रिस्पॉन्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ट्राइक्रोमैटिक थियरी और ओपोनेंट प्रोसेस थियरी दोनों मिलकर कलर विजन को समझाती है। ट्राइक्रोमैटिक थियरी रेटिना के लेवल पर एक्सप्लेन करती है और ओपोनेंट प्रोसेस थियरी ब्रेन के न्यूरल लेवल पर। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरह हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम रंगों को कैसे परसीव करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain biases in attribution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें attribution biases समझने हैं। मतलब लोग जब किसी बिहेवियर का रीजन ढूंढते हैं तो कैसे गलत या पार्शियल जजमेंट्स करते हैं। हमें टाइप्स ऑफ बायसेस जैसे FAE, एक्टर ऑब्जर्वर, सेल्फ सर्विंग और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। एट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अपने और दूसरों के बिहेवियर के रीजन समझाते हैं, लेकिन कई बार ये जजमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि बायस्ड होता है। ऐसे ही सिस्टमैटिक एरर्स को एट्रीब्यूशन बायसेस कहते हैं। यह बायसेस समझने जरूरी है क्योंकि ये हमारे डेली इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। फ्रिट्ज हीडर, हैरोल्ड केली और ली रॉस ने एट्रीब्यूशन थियरीज और बायसेस को डिटेल में समझाया है। मेन बॉडी। 1. एट्रीब्यूशन थियरी का कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूशन का मतलब है किसी भी बिहेवियर का कॉज समझना। अगर रीजन को पर्सनल ट्रेट से लिंक करें तो उसे इंटरनल एट्रीब्यूशन कहते हैं और सिचुएशन से लिंक करें तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। लेकिन लोग अक्सर अपने परसेप्शंस और बिलीफ्स के बेसिस पर बायस्ड जजमेंट्स करते हैं। 2. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, FAE। जब लोग दूसरों के बिहेवियर को समझाते हैं तो वो उनकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ब्लेम करते हैं और सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई गिर जाता है तो हम कहते हैं यह क्लमजी है इंस्टेड ऑफ फ्लो स्लिपरी था। ली रॉस ने इससे एक कॉमन बायस बताया। 3. एक्टर ऑब्जर्वर बायस। जब हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो सिचुएशन पे ब्लेम करते हैं, लेकिन दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी पे ब्लेम करते हैं। एग्जाम्पल, मेन लेट हुआ ट्रैफिक की वजह से, लेकिन वो लेट हुआ क्योंकि वो लेजी है। यह बायस दोस्ती, फैमिली और काम के रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। 4. सेल्फ सर्विंग बायस। जब सक्सेस होती है तो हम अपनी एबिलिटी और हार्ड वर्क को क्रेडिट देते हैं, और जब फेलियर होता है तो ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अच्छे मार्क्स आएंगे तो बोलेगा मेन इंटेलिजेंट हूं, और अगर फेल होगा तो बोलेगा पेपर टफ था। यह बायस सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करता है लेकिन इंप्रूवमेंट को रोक देता है। 5. दूसरे एट्रीब्यूशन बायसेस, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। लोग मानते हैं दुनिया फेयर है और हर किसी को वही मिलता है जो डिजर्व करता है, इस वजह से विक्टिम ब्लेमिंग होती है। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। लोग सोचते हैं कि उनके बिलीफ्स और बिहेवियर दूसरे लोग भी शेयर करते हैं। डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। जब विक्टिम हमसे सिमिलर होता है तो ब्लेम कम देते हैं ताकि खुद को सेफ फील कर सकें। 6. एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस।
एजुकेशन। टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स की फेलियर को लेजीनेस पे ब्लेम कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। वर्क प्लेस। बॉस एम्प्लॉइज के मिस्टेक्स को उनकी इनकेपेबिलिटी पे ब्लेम करते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं। लॉ और सोसाइटी। क्राइम या एक्सीडेंट केसेस में विक्टिम ब्लेमिंग एट्रीब्यूशन बायस का एग्जाम्पल है। अगर इन बायसेस को समझ लिया जाए तो एम्पैथी और फेयर जजमेंट डेवलप किया जा सकता है। कंक्लूजन। एट्रीब्यूशन बायसेस ह्यूमन जजमेंट के नेचुरल एरर्स हैं जो हमारे सोशल रिलेशंस और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर से लेकर सेल्फ सर्विंग बायस तक, ये हर दिन के इंटरैक्शंस में दिखता है। अगर हम इन्हें पहचान कर अवॉइड करना सीख लें, तो हम ज्यादा एम्पैथेटिक और फेयर बन सकते हैं। अवेयरनेस हाई पहला स्टेप है इन बायसेस को कम करने के लिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।